एक ऐसा स्वाभिमानी इंसान जो अपनी माँ बहन को गाली सुने और वो खामोश रह जाए और उसको ये कहा जाए कि ये छोटी बात है, इसको तूल मत दो, कौन आदमी बर्दाश्त करेगा? मैं किसी के प्रति पर्सनल नहीं हो रहा, पर एक बात ले, अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखिए और संयम और धैर्य की ऐसी भी परीक्षा ना ली जाए कि आपकी माँ बहन को आपके सामने बेइज्जत किया जाए और आपसे उम्मीद रखी जाए कि इन बातों को तूल ना दिया जाए। वो 90 के दौर को कभी भूल नहीं सकता, जहां पे ऐसे ही माँ बहन बेटियों को गाली दी जाती थी, जहां पर ऐसे ही सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपमानित किया जाता था। आप लोग मुझे बताइए ना, आज एक असामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत हो गई कि वो तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की माँ बहन को गाली दे, और मेरे सामने ऐसी घटना घटी। राबड़ी देवी जी आज भी मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं उस परिवार में। ये रिश्ता जिसको लेकर आप लोगों ने कई बार मुझ पर आरोप लगाया, इसी जगह पर बार बार आप लोगों ने मुझ पर कहा कि आप क्यों लालू परिवार के प्रति सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूं रिश्ते निभाने हम लोग को सिखाए जाते हैं। एक माँ बहन के बारे में दी गई गालियों को जस्टिफाई कर रही है। मुझे नहीं पता ये किस तरीके की परंपरा को लालू परिवार के सदस्य अपनाने का कार्य कर रहे हैं। भाषण नहीं दे रहे थे, वो मौका दे रहे थे उस व्यक्ति को अपनी बात समाप्त करने का। वो व्यक्ति मंच से उसने कनेक्ट बना के रखा हुआ था, वो मंच से कनेक्टेड था। वहां पर उनकी पार्टी के एक और नेता जो मौजूद थे, उनका नाम ले लेकर वो बात कर रहा था। जमुई में, जमुई विधानसभा के अंतर्गत, वहां पर बूथ नंबर 73 और 74 में श्री अमित कुमार भगत को राजद के नेता के द्वारा अमित कुमार भगत के परिवार की पिटाई की गई। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। एक के बाद एक कई ऐसे उदाहरण सामने आए। जिस विषय का मैं जिक्र कर रहा हूं आप लोगों से छुपा नहीं है, आप सब ने उन तस्वीरों को देखा, उस वीडियो को आपने देखा, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के आज की तारीख में सबसे बड़े नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिनको मैं मेरा छोटा भाई मानता था, वो मंच पर मौजूद थे और उनके सामने जिस तरीके से मेरे परिवार के लोगों को गाली दी गई, और अफसोस इस बात का मुझे ज्यादा कि जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया गया। भाई, हो सकता है कि तुरंत आपके बुद्धि विवेक, आपकी चेतना को ये समझ में नहीं आया होगा कि हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी इंसान के नेचुरल रिफ्लेक्सेस तुरंत काम नहीं करते, स्पॉन्टेनियसली क्या रिएक्ट करना है, नहीं करना है, नहीं वो रिएक्शन आता है। पर सोचा समझा रिएक्शन भी ऐसा कि ऐसी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। मुझे बताइए ना, कोई एक ऐसा स्वाभिमानी इंसान जो अपनी माँ बहन को गाली सुने और वो खामोश रह जाए और उसको ये कहा जाए कि ये छोटी बात है, इसको तूल मत दो, कौन आदमी बर्दाश्त करेगा? मैं किसी के प्रति पर्सनल नहीं हो रहा, पर एक बात ले, अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखिए। जब आप ऐसे ऐसे शब्द जो हम लोग बोल नहीं सकते, जो बिना बीप के आप लोग अपने चैनल पे दिखा नहीं सकते, ये शब्द एक बार सोचिए, अगर आपके परिवार के बारे में कोई बोले, खून नहीं खोलेगा। उसके बावजूद मैं इतना मर्यादित होकर, इतना संयमित होकर अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। पर हर किसी की एक सीमा होती है सहन शक्ति की। मैं जिस परिवार से आता हूं, मुझमें बहुत संयम है, बहुत धैर्य है। पर संयम और धैर्य की ऐसी भी परीक्षा ना ली जाए कि आपकी माँ बहन को आपके सामने बेइज्जत किया जाए और आपसे उम्मीद रखी जाए कि इन बातों को तूल ना दिया जाए। प्रतिक्रिया में कहा जाता है कि हमने सुना नहीं, लीपा पोती, सिंपल सा जवाब था इसका कि अगर ऐसा हुआ है कड़ी कार्रवाई होगी। बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये घटना।
पर जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा था, साफ स्पष्ट हो रहा था कि आप कहीं ना कहीं दाढ़ी में कुछ, दाल में कुछ काला है, दाढ़ी में कोई ना कोई तिनका है जिसको आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और मैं बार बार मैं कहता हूं कि अगर मैं उस मंच पर होता और मेरे सामने ऐसी घटना घटती, राबड़ी देवी जी आज भी मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं उस परिवार में। ये रिश्ता जिसको लेकर आप लोगों ने कई बार मुझ पर आरोप लगाया, इसी जगह पर बार बार आप लोगों ने मुझ पर कहा कि आप क्यों लालू परिवार के प्रति सॉफ्ट रहते हैं। क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ, रिश्ते निभाने हम लोग को सिखाए जाते हैं। मैं जिस परिवार से आता हूँ, वहां पे रिश्तों की मर्यादाओं को बनाए रखना हम लोग को सिखाया जाता है। और मैंने हमेशा वही प्रयास किया, राजनीतिक मंच पे कड़े से कड़ा विरोध किया, पर कभी किसी के भी विषय में मैं व्यक्तिगत नहीं हूं। पर यहाँ पर ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरे परिवार को लेकर व्यक्तिगत हुआ गया। और उसके बाद जिस तरीके से मेरी बहनों के द्वारा भी इसकी लीपापोती करने का प्रयास किया गया, मीसा दी बाकी नेताओं के बयानों को दिखाकर मेरी मां को दी गई गाली को जस्टिफाई करती है। मेरी बाकी की बहनें बाकी दलों के नेताओं के द्वारा कही गई बातों को लेकर, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर व्हेन आई से दिस, टिप्पणी और गाली में बहुत फर्क है। हो सकता है कि कोई टिप्पणी आपने ऐसे कर दी हो जो आपको लगे कि शायद मर्यादित नहीं है। हर किसी का एक देखने का तरीका हो सकता है। मैं जैसे मेरे प्रधानमंत्री को लोग बोलते हैं जेल भेज देंगे, वो लोग बोलते हैं इसमें हम लोगों ने अमर्यादित क्या बोला। मैं मानता हूं कि अमर्यादित है। मेरे प्रधानमंत्री जिस तथ्य, जिस रुतबे, जिस तजुर्बे से वो आते हैं और देश के सर्वोच्च पद पर है, हमारे राष्ट्र के नेता है वो। आप हमारे राष्ट्र के नेता के बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उनको लगता है कि उन्होंने गाली नहीं दी, ये बात भी सही है। तो ये टिप्पणी और गाली में फर्क होता है। ऐसे में दूसरे नेताओं ने क्या कहा, उनको कोट कर मेरी बहनें एक मां बहन के बारे में दी गई गालियों को जस्टिफाई कर रही है। मुझे नहीं पता ये किस तरीके की परंपरा को लालू परिवार के सदस्य अपनाने का कार्य कर रहे हैं, पर हाँ, इससे पुनः वो जंगल राज जरूर याद आता है जिसका अनुभव हम सब ने, हमारी पिछली पीढ़ी ने 80 के दशक का जन्म लिया हुआ हर वो लड़का जिसमें से मैं भी एक हूं, वो 90 के दौर को कभी भूल नहीं सकता, जहां पे ऐसे ही माँ बहन बेटियों को गाली दी जाती थी, जहां पर ऐसे ही सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपमानित किया जाता था। आप लोग मुझे बताइए ना, आज एक असामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत हो गई कि वो तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की मां बहन को गाली दे, और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब मुझे बताइए, उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा? जब वो अपने गांव में जाएगा तो क्या उस गांव की महिलाओं के साथ वो अभद्र व्यवहार नहीं करेगा? क्योंकि जब चिराग पासवान के परिवार के बारे में बोलने से कुछ नहीं हुआ, तो वो तो गांव की गरीब महिलाएं हैं, उनके साथ तो गलत से गलत व्यवहार भी हो जाए, कौन कार्रवाई करेगा? आप ऐसी मानसिकता को बल देते हैं कवर अप करके, और ये राजद का कल्चर रहा है। इस तरीके से हुड़दंगियों को, दबंगियों को इस तरीके से बढ़ावा देना इन लोगों का कल्चर रहा है। अफसोस होता है मुझे कि जब बिहार के एक युवा नेता, और मैं मानता हूं एक बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम युवाओं पर। हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी हमें अपना आदर्श मानती है। मेरे अपने कई ऐसे साथी हैं जो मुझे अपना आदर्श मानते हैं। तेजस्वी जी के भी कई ऐसे कैडर हैं जो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। क्या परंपरा रख रहे हैं हम उनके सामने, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? हमें ऐसे प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है उन लोगों के सामने, ताकि भविष्य में कभी इस तरीके की घटना को अंजाम देने के बारे में वो लोग नहीं सोच पाए जो हमें अपना आदर्श मानते हैं। पर ऐसे में हम लोग की खामोशी
और लिटरल खामोशी थी। वो बोलते मंच में भाषण दे रहे थे, झूठ बोलते हैं तेजस्वी। आप वो वीडियो देखिए, भाषण नहीं दे रहे थे, वो मौका दे रहे थे उस व्यक्ति को अपनी बात समाप्त करने का। वो व्यक्ति मंच से उसने कनेक्ट बना के रखा हुआ था, वो मंच से कनेक्टेड था। वहां पर उनकी पार्टी के एक और नेता जो मौजूद थे, उनका नाम ले लेकर वो बात कर रहा था, भैया भैया बोलकर उनको संबोधित कर रहा था। वो भैया भी उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे। तो वो व्यक्ति मंच से कनेक्टेड था, प्रत्याशी उनकी उस दिशा में देख रही थी। ये तमाम बातें वीडियो प्रमाणित करता। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप उसको रिवाइंड करके पॉज करके आप देखिए। ऐसे में बोलना कि हम भाषण दे रहे थे, कोई बोलती है कि भाई मंच में शोर हल्ला गाना बज रहा था, कुछ नहीं था भाई, खामोशी थी। उस व्यक्ति की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तो ऐसे में खामोश रहकर हम मौन सहमति दे रहे हैं ऐसे असामाजिक तत्वों की मानसिकता को, जो बिहार में मां बहन बेटियों के अपमान को जायज मानते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की जनता को बहुत गंभीरता से अब ये निर्णय लेना कि क्या जंगल राज वाली वही सरकार हम लोग को वापस चाहिए जिसने 15 सालों में बिहार को बर्बाद करके आज भी बिहार से बाहर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि 90 का दशक ऐसा था। 90 के दशक से पलायन किए हुए लोग दूसरे प्रदेशों में गए, वहीं पर उन्होंने नौकरी की, वहीं पे उन्होंने घर खरीदा, शादी की, बच्चे पैदा किए और आज उसी प्रदेश के होके रहे। उनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां उस प्रदेश में रहे इन्हीं कारणों की वजह से, और आज वही आहट दोबारा सुनाई दे रही है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली, इनके गठबंधन वाली कोई भी सरकार बिहार या किसी भी लोकसभा में इनके नेता अगर जीत कर जाते हैं तो उस लोकसभा में वहां की मां बहन बेटी, गरीब वंचित दलित शोषित परिवार के लोगों का रहना असंभव हो जाएगा। एक और उदाहरण आप लोगों के समझ में रखता हूं। जमुई की ये घटना है, महाराजगंज की ये घटना है, कल की ये घटना है। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन वीडियोस को भी मैं साझा कर रहा हूं। संभवतः आप लोगों के सामने भी ये जानकारी आई होगी। महाराजगंज जमुई में, जमुई विधानसभा के अंतर्गत, वहां पर बूथ नंबर 73 और 74 में श्री अमित कुमार भगत को राजद के नेता के द्वारा अमित कुमार भगत के परिवार की पिटाई की गई। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। वीडियो अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें वो बुजुर्ग आपको बताएंगे, वो महिला आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनके साथ मार पिटाई राजद के नेताओं के द्वारा की गई, किस तरीके से उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इस बात पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पर आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, और ये एक जगह का उदाहरण नहीं है, ये इस उदाहरण को मैं कोट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज दिस कम्स विद अ प्रूफ। मेरे पास वीडियो है इसको प्रमाणित करने के लिए। बाकी जगहों के लिए मैं मौखिक बोलूंगा बट कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों ने मुझे बताया, और बिना प्रूफ के मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों के समक्ष कोई बातें रखूं। धीरे धीरे जैसे वहां के भी प्रूफ हमारे सामने आएंगे, मैं वो भी बातें आप लोगों के साथ में साझा करूं। पर ये जानकारी अमित भगत जी की, आप वो वीडियो देखेंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति किस तरीके से डरा सहमा, लाचार, बेबस, अपने परिवार की जान की चिंता में। ये है हमारे नेता, ये है बिहार के दल जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेरोजगारी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। 15 साल बिहार के लोगों ने दिया आपको। जब 15 साल में आप बिहार की गरीबी, बेरोजगारी नहीं हटा पाए, सबसे ज्यादा मजदूर बिहार में बने, और मजदूर बनकर हम लोग
लेबर क्लास बनकर हम लोग दूसरे राज्यों में हम लोग गए इन्हीं लोगों के शासन काल में। और ये लोग आज बिहार के विकास की बात करते हैं और इस तरीके से बिहार का विकास करेंगे, दलितों, वंचितों, शोषितों पे मारपीट करके। ये बात हकीकत है कि राष्ट्रीय जनता दल की सोच पूर्णतः अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है। दलितों को लेकर, महादलितों को लेकर, ट्राइबल क्लास को लेकर इन लोगों की सोच पूर्ण विरोधी है। भले वो चिराग पासवान की मां को गाली देने की बात है, भले वो इस तरीके की घटना जहां पे एक दलित परिवार के साथ मारपीट करने की बात है, या भले इनके नेता जो दबंगई के साथ अपनी जाति को फ्लॉन्ट करते हुए कैमरे के सामने बोलते हैं कि हम चमार थोड़ी ना है। ये मानसिकता दर्शाती है इन लोगों की कि किस तरीके से ये लोग दलितों के प्रति एक हीन भावना रखते हैं, वंचितों के प्रति, शोषितों के प्रति। और यही कारण है आज की तारीख में हर वो व्यक्ति जो एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहता है, आज वो इनके साथ नहीं है, एंड इंक्लूडिंग इनका MY समीकरण। आज जितने पढ़े लिखे यादव भी हैं जो बिहार को दबंगइयों से छुटकारा देना चाहते हैं, जंगल राज से छुटकारा देना चाहते हैं, वो भी आज एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। और आप लोग प्लीज अपने फीडबैक मंगवाइएगा। जो लोग सोचते थे कि मुसलमान हमारी जागीर है, आज बड़ी संख्या में बिहार के मुसलमान भी एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं। मैं खुद कई ऐसी लोकसभाओं के उदाहरण दे सकता हूं जहां पे हम लोगों ने पर्सनली इस चीज को मॉनिटर किया। जमुई में जिस तरीके से बड़ी संख्या में इस बार मुसलमान है, और मुसलमानों में आक्रोश है इस बात को लेकर कि भाई आप हमको अपनी जागीर समझते हैं और बदले में जब हम लोगों को उचित रिप्रेजेंटेशन देना होता है तो आप नए नए प्रयोग करने में आप व्यस्त हो जाते हैं। वोट मांगेंगे हमारे नाम पर, और जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो अपने घर, परिवार, तमाम और चीजों को प्राथमिकता देने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में जहां राजद में गठबंधन के बीच दरारें हैं, इनके अपने आधार के बीच दरारें हैं, वहीं पहली बार से ज्यादा मजबूत, पिछली बार हम लोग 3 दल थे, आज हम लोग 5 दल हैं, पहली बार से ज्यादा मजबूत हम लोग का एनडीए गठबंधन हुआ है। इनका आधार टूटकर हम लोग के साथ आकर हम लोग को मजबूती दे रहा है। और एक बात पूरी तरीके से तय है कि अनुसूचित जाति जनजाति वो इस बात को समझ गया है कि भाई ये पूरी तरीके से हम लोग के विरोधी है, दलित विरोधी है। एकजुट होकर, और एक बड़ी आबादी है, मैं जाति की नहीं जमात की बात कर रहा हूं, अनुसूचित जाति एक बड़ा जमात है जो पूरी तरीके से आज की तारीख में एनडीए के साथ गोलबंद होकर हमारे प्रधानमंत्री जी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। और इसीलिए इस विश्वास के साथ आज इस प्रेस वार्ता को मैं कर रहा हूं कि पहले चरण में 4 की 4 और 7 चरण बीत जाने के बाद 40 की 40 सीटें हम लोग एनडीए के उस पाले में डालेंगे जिस पाले में 400 पार कर हम लोग 4 जून के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। अब कोई सवाल